नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ एक बार फिर रण क्षेत्र लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। मुद्दा बजट का है, मुद्दा देश का है। देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए जो लेखा जोखा तैयार किया गया है, अगले आने वाले समय के लिए कैसे विकास की परिपाटी लिखी जानी है, कैसे 2047 तक के विजन को अभी से ही अमली जामा पहनाना है, कैसे विश्व गुरु की श्रेणी में भारत को लेकर जाना है, कैसे विश्व में परचम लहराना है, भारत का विकास करना है, समावेशी विकास करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि ये समावेशित बजट है जिसमें विकास के साथ साथ हर किसी को समाहित किया गया है। लेकिन विपक्ष का ये राग विरोध खत्म नहीं हो रहा, जो ये कह रहा है कि दरअसल ये बजट समावेशी बजट नहीं, ये समृद्धि का बजट नहीं, ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। क्योंकि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान रखा गया है जिनके सहारे सरकार टिकी हुई है। निशाना बिहार और आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए इस बजट में खास पैकेज की घोषणा की गई है। लेकिन यहां पर विपक्ष की तरफ से, खास तौर से कांग्रेस की तरफ से आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि यह बजट दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कट कॉपी पेस्ट है। सवाल यह है कि अगर जो बातें कांग्रेस की मैनिफेस्टो में कही गई और वो बातें अगर देश के विकास के लिए जरूरी थी और सरकार ने अगर उन बातों को अपने बजट में शामिल कर लिया है, तो फिर विरोध किस बात का है? यही तो चाह रही थी कांग्रेस, यही तो चाहता था विपक्ष। दूसरी तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ख्याल रखा गया है, जबकि सरकार ये कह रही है कि बजट को जरा ध्यान से पढ़िए, इसमें समावेशित रूप से हर उस राज्य का ख्याल रखा गया है जिसको जितनी जरूरत थी और उसी के हिसाब से बजट में तमाम चीजों का प्रावधान किया गया है। लेकिन विपक्ष हल्ला बोल रहा है। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार को हल्ला बोला। बाहर खास तौर से प्रदर्शन किया जा रहा था, सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां तक कि किसानों का एक पैनलिस्ट जो था वो राहुल गांधी से मिलने के लिए भी पहुंचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल बड़ा है कि क्या वाकई विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसका कुछ आधार है या सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध हो रहा है? क्या बजट वाकई समृद्धि और समृद्धि के साथ समावेशी विकास की परिघाता लिखता है या फिर वाकई ये कुर्सी बचाओ बजट है? इसी पर करेंगे आज हम खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है इस बजट को लेकर सरकार के ऊपर। लेकिन फौरी तौर पर जो बड़ी बातें हैं उस बजट पर आपको कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया इस मंच से मिल रही है। यह देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। तो वह कांग्रेस ये कह रही है कि ये कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। सवाल ये है कि कांग्रेस जो बातें अपनी मैनिफेस्टो में कह रही थी वो देश के विकास के लिए ही तो कह रही थी, और अगर वो बातें सरकार ने अपने बजट में शामिल कर ली है तो फिर कांग्रेस को अब विरोध किस बात का है? सवाल ये भी है कि क्या ऐसा ही कुछ अगर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती, सरकार अगर पहले कांग्रेस की बन गई होती और मैनिफेस्टो की बातें अगर कांग्रेस शामिल कर लेती, तो क्या उस समय भी ऐसा ही विरोध होता? ये तमाम जो सवाल हैं वो आज के दौर में प्रासंगिक है। इन सवालों पर मैं आज की चर्चा शुरू करूं उससे पहले, क्योंकि इस पर खूब बवाल हो रहा है, बयानों के तीर खूब चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए जरा चंद बयानातों को भी सुनना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी,
जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। कल जो बजट पेश हुआ उसमें किसान नाम गायब था। किसानों के प्रति सरकार की जो अनदेखी है वो अब जगजाहिर हो चुकी है। सरकार बनने के बावजूद भी सिर्फ कुछ झूठे वादे कर कर अपने साथियों को खुश करने का काम किया गया है। किसानों की मदद करने का अभाव पूरा झलकता है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी पे कानून बनाने की बात करी थी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर पुरजोर तरीके से किसानों की मांग को हम उठाएंगे और सड़कों पर भी। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो उस पर, उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा। लेकिन आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं। पहले तो 10 साल आपने बेरोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। Will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. आप ऐसा एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को
समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ, आप किसको लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ। अब आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे। अब फिलहाल तो वो शायद मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं, और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है। मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें, कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, और देश की जो क्षमता जो है जो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप जो उन वित्त मंत्री ने 9 प्रायोरिटी एरियाज कल बजट में बहुत स्पष्ट किया था, और उसमें अगर आप देखें, मैं कहूँगा स्किलिंग का बहुत महत्व है कि जो इनिशिएटिव्स जो हैं उस बजट में, क्योंकि जो आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है, और अगर हमारे यहाँ एजुकेशन स्किल को हम बढ़ावा दें तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव तो होगा। तो साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि सकारात्मक बजट है, समावेशी बजट है, और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि नहीं ये तो बस एक सिलेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए कुर्सी बचाओ बजट है। लेकिन वाकई जो बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, क्या उसमें सच्चाई है? क्या उस बात पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई बजट में समावेशिता जो समाहित की गई है, सरकार का कहना है, उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं से परसेप्शन तैयार करके नेगेटिव नैरेटिव तैयार करने में जुट चुका है? आज इसी पर कर रहे हैं खुलकर बहस। चलिए सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत मिश्र जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं युवा नेता हैं कांग्रेस की तनु कुमारी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तनु आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप युवा भी हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस युवाओं को लेकर सवाल खड़ी कर रही है कि युवाओं की अनदेखी की गई है। जो इस बजट में कहा गया वैसा कुछ हुआ नहीं, मैनिफेस्टो की कॉपी पेस्ट है, जबकि सरकार ये कह रही है कि जरा रुकिए, धैर्य रखिए, बजट को ध्यान से पढ़िए, हर एक वर्ग को शामिल किया गया है। तो कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है? तनु, तनु अनम्यूट कर लीजिए, अभी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए पहले। अभी बोलिए तनु, आपकी आवाज अभी आ रही है हम तक। हाँ बोलिए। मैम, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। इस बजट को जो पिछली बार निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, तो उसको हमने अमृतकाल का डूबता बजट कहा था, लेकिन इस बार आप उसे कॉपी पेस्ट बजट कह सकते हैं, अलायंस बजट कह सकते हैं, या फिर कुर्सी बचाओ बजट कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जितना अच्छे से राहुल गांधी का ध्यान रखते हैं, ठीक उतनी अच्छे से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी ने कॉपी किया है। तोड़ मरोड़, मैं बताती हूँ कैसे। युवा न्याय में 25 नौकरी गारंटी का वादा राहुल गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि आपको 1 लाख के करीब डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स को सालाना दी जाएगी, लेकिन इन्होंने कर दिया कि 550
घर खरीद लेगी, गाड़ी खरीद लेगी, क्या खरीदेगी? मेरा सवाल ये है, मुझे तो समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मैनिफेस्टो बनाया था तो उसमें जो वादे किए थे वो बजट में जब आंकड़े देखेंगे आप, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, पिछली बार के आंकड़ों के मुकाबले इस बार आंकड़ों में आवंटन कम किया गया है। तनु, मैं दो बातें आपसे पूछूंगी। आपने एक बात कही, आप सारा कांग्रेस यही कह रहा है कि ये कट कॉपी पेस्ट है मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का था। तो कांग्रेस जब मैनिफेस्टो बना रही थी तो उसके जहन में जरूर ये उद्देश्य रहा होगा ना कि ये जो हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं ये देश के लिए बना रहे हैं, देश का विकास होगा इससे। तो ठीक है, सरकार उनकी पहले बन गई, उन्होंने आपकी बातों को अगर अपने बजट में शामिल कर लिया है तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर आप देश के लिए वो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे और देश के लिए आपकी विकास योजनाएं थी, तो उस विकास योजनाओं को अगर सरकार बन गई बीजेपी की तो उसने कम से कम आत्मसात करके देश के लिए वो विकास योजनाएं सामने रख दी है। तो इसमें तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। ये कट कॉपी पेस्ट करके ये कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं आप लोग? जबकि अगर आपकी बातों को ही शामिल कर दिया है तो इससे देश का ही विकास तो है। आपका उद्देश्य भी तो देश का विकास था, आपका उद्देश्य भी तो युवाओं के लिए भविष्य को सुनिश्चित करना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसने आपकी बात रख ली, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। देखिए, अगर राहुल गांधी जी को कॉपी करना होता, कांग्रेस को कॉपी करना होता तो सत्ता में कांग्रेस को बिठाइए, सत्ता में राहुल गांधी जी को बिठाइए। अगर उनकी विचार जो उनके मैनिफेस्टो, सत्ता में कौन किसे बैठाता है इसके लिए पार्टी थोड़ी बैठाती है तनु। सत्ता में जनता बैठाती है ना। जनादेश मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकार बन गई। जनादेश से सब तय होता है ना, ये मैं आप नहीं तय करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तय करती है, ये वोटर्स इस देश की जनता तय करती है। इस देश की जनता ने कांग्रेस को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, उनकी सरकार बन गई। सरकार ने अगर आपके मैनिफेस्टो के मुद्दों को उठाकर देश के विकास के लिए, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इससे देश का विकास होगा, इससे युवाओं का विकास होगा, इससे महंगाई घटेगी, आपके मुद्दों को ले लिया तो स्वागत करिए ना। इसमें क्यों परेशानी हो रही कि नहीं बीजेपी ने कर दिया इसलिए गलत है? इसका मतलब आप राजनीति देश के लिए नहीं स्वयं के लिए करते हैं। मैम, राजनीति देश के लिए कौन, स्वयं के लिए कौन करता है? देश की जनता देख रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा था ना, तो दीजिए। साफ तौर पर लिखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो जिन जिन राज्यों विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस काल में ही बाकायदा नीति आयोग के उस समय जिस तरीके की परिस्थितियां थी, आप लोगों ने रोक लगा दी थी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, पैकेजेस मिल सकते हैं। उस पैकेज का प्रावधान सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। मैं सीधे रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है तनु, जवाब देंगे रमाकांत जी जवाब देंगे। रमाकांत जी, देखिए भेदभाव का आरोप लग रहा है, जबकि जो मेरे हाथ में बजट है इसमें मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि केवल बिहार या आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश की बात भी है, इसमें दिल्ली को भी समेटा गया है, इसमें पूर्वोदय योजना के तहत पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उसे भी समेटा गया, ओडिशा जहां पे वर्तमान में आपकी सरकार अभी बनी है उसे भी लिया गया है, पूर्वोत्तर के राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है, महाराष्ट्र में जहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसे भी ध्यान में रखा गया है। तो फिर ये परसेप्शन विपक्ष बनाने में धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? रमाकांत जी, मैसेज ठीक से क्लियर आउट नहीं कर पाए आप लोग, लगता है। लावली जी, देखिए, पता नहीं कांग्रेस वाले को ये बजट के ऊपर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी अल्प बुद्धि दिखा रहे, क्योंकि मैं जितने चैनल पर कल से बैठा हुआ हूं, मैं हमेशा से ही देख रहा हूं जो कांग्रेस कह रही है जो कि ये बजट कहीं ना कहीं परसेप्शन जो बना रखा है, जो कि बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो, उनके फेवर में बना रखा है, कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने की बात हो रही। मैं कहता हूं बजट के ऊपर में मेरे पास एक प्रतिष्ठित अखबार है, उस प्रतिष्ठित अखबार में उसमें बिल्कुल एक सर्वे किया गया है। कल के बाद जब बजट आ गया था संसद के अंदर में, एक सर्वे किया गया था और सर्वे के अंदर में 50% से ज्यादा जो व्यक्ति हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो 50%, जो 272 जिलों के अंदर में ये सर्वे किया गया था, और इस सर्वे में दिखाया गया है जो कि 50% से ज्यादा लोगों ने कहा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड सर्वसमावेशी ये बजट है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को क्या ये समझ में नहीं आ रहा? क्या हमने उनका टिप्पणी भी देखा है, पी चिदम्बरम साहब का, पूर्व वित्त मंत्री थे, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ये कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है मैनिफेस्टो का। तो अगर ये कॉपी पेस्ट है तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को कहीं ना कहीं अपने बजट के अंदर में दिखाया है। और अगर ठीक है कॉपी पेस्ट ही है अगर, तो हमने अगर आपकी बात को माना है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग भूमिका बजट के अंदर में दिया गया है?
महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स पेयर स्टेट है, उसके बाद दिल्ली आती है। तो मुझे लगता है जो क्या बजट के अंदर में क्या महाराष्ट्र को अलग से दिया जाएगा या दिल्ली को अलग से दिया जाएगा। बजट का मतलब यही होता है जो कि जो राज्य कहीं ना कहीं किसी वजह से पिछड़े हुए हो उनको बढ़ाने का प्रयास है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है देश के अंदर में हर एक राज्य को कल बजट जो आया था उसमें सबको समावेशित किया गया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कहीं कोई दो मत नहीं है। कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहा है विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, जबकि साफ तौर पर है महाराष्ट्र में भी इस बार सीधे तौर पर 77,053 करोड़ को दिया गया है, बंगाल के लिए दिया गया है, एमपी के लिए दिया गया है, दिल्ली के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है, केवल बिहार और आंध्र प्रदेश कहाँ शामिल है। तो फिर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। और बजट में अगर किसानों के लिए या युवाओं के लिए कोई स्कीम लाई गई है तो वो केवल बिहार या आंध्र प्रदेश के लिए थोड़ी है, वो तो पूरे देश के किसानों के लिए है, पूरे देश के युवाओं के लिए। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? तनु, लावण्य, मैं यही चीज समझाना चाहता हूं जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बजट को ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है शिक्षा के ऊपर में अगर खर्च होगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा के ऊपर में पूरे देश के अंदर में खर्च होगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तनु, कंफ्यूजन क्यों है? काउंटर आंसर दीजिए। मैम, ये जो बजट इन्होंने बनाया है, इस बजट को अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो इन्होंने आंकड़े रखे थे, जो बजट दिया था, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात करिए, आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करिए, किसी भी क्षेत्र की बात करिए, वो कम हो गया। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बजट कम देना ये शर्म की बात है मुझे लगता है। और दूसरी तरफ ये कृषि को, किसानों को क्या देंगे? जब पार्लियामेंट में किसान आते हैं तो उनको अंदर क्या देते हैं? राहुल गांधी जी बाइट देते हैं, उसके बाद तो किसानों को अंदर एंट्री करती है। तो ये तो किसान क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य की बात कैसे कर सकते हैं? नीट का पेपर लीक हो जाता है और लोग प्रदर्शन कर रहे थे इनकी सरकार में पेपर लीक के मुद्दे। तनु, आप युवा हैं और मेरे प्रश्न का जवाब आप लोग ज्यादा जोश के साथ दे सकते हैं। आपने कहा डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री अगर ये है तो जिस तरीके से वर्तमान में सरकार काम कर रही है, आज हम अगर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं तो इसे बनने में 70 साल क्यों लग गए? और इसी 5वीं अर्थव्यवस्था को तीसरे और दूसरे पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में ले जाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। और इस बजट में कई ऐसे प्रावधान है जिससे ये समझ में आता है, देश के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि आने वाले समय में हम तीसरी श्रेणी पर होंगे। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि डेवलपिंग को इतना देना चाहिए था? आप लोगों ने तो डेवलपिंग और डेवलप्ड का की जो खाई थी वो तो बहुत लंबी कर रखी थी। सरकार ने तो कम से कम डेवलपिंग के पहिया को आगे तो बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की बात करें, आप कस्टम ड्यूटी कम कर दिया इन लोगों ने। जिस चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख दिखा रहे थे, वहां टेलीफोनिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे इन्होंने कम कर दिया है। तो क्यों निर्भरता बढ़ा रहे हैं हमारी चाइना पे? अगर इतना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश के अंदर बजट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो देश में युवा बेरोजगार क्यों पर क्यों है? पेपर लीक के मुद्दे क्यों आ रहे हैं? तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये जो बजट है, ये इसका एनालिसिस भी बीजेपी वाले कर रहे हैं। रमाकांत जी, अब देखिए लावली जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो कि क्या किस तरह का बजट ये लोग पढ़ करके आए हैं और किस तरह के बढ़ाने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये करके संसद के अंदर में आज भी हमने देखा जो किस तरह से हंगामा किया गया। ये बजट अगर पहले आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, मुझे लगता है जो कि बहुत कुछ इसमें से निकल करके आएगा। कांग्रेस ने अगर एक चीज बताइए, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्च होता है तो क्या ये विशेष राज्य के लिए होगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो हमने 2 लाख करोड़ का उसका प्रावधान भी किया है। आपने कहा कि नहीं रोजगार समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, जो रोजगार देने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं देश को बहुत ही जरूरत है, तो उसके लिए हमने अलग प्रावधान किया है। एक और सर्वे है लावली जी, मैं इस चीज को कहना चाहूंगा जो कि अपने देश के अंदर में 60% ऐसे युवा हैं जो 35 वर्ष से कम है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 60% ऐसे युवा हैं जो 35% से कम है, मतलब 35 वर्ष से कम है। और उसके अंदर में एक सर्वे किया गया है जिसमें हमारे पास नौकरी रहते हुए भी 51% ऐसे युवा हैं जिनको उन नौकरी के जो स्किल होना चाहिए वो नहीं है। तो इसीलिए कौशल विकास जो प्रधानमंत्री जी का जो योजना है ये उसी के ऊपर में, खास करके जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो हम ऐसे युवाओं को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उनको उनके लायक नौकरी देने में बहुत ही सक्षम होगा, खास करके सरकार को।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दल जो भी बजट के अंदर में इस तरह के जो अपने या इस तरह के जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद जाकर के बजट के ऊपर में आज देखिए लावनी जी, मैं एक चीज कहता हूं, आज आपने बजट के ऊपर में ठीक है भ्रम फैला दिया आपने, जो कि रोजगार के लिए कुछ नहीं किया आपने, विशेष राज्य केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आपने बहुत कुछ प्रावधान किए, अन्य राज्यों को आपने जो है तो ये किया, आपने कहीं ना कहीं दरकिनार किया। लेकिन ये चीज अगर आप नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं देश भी आपको देख रहा है। हर एक चैनल पर आपके प्रवक्ता नेता बैठ करके जो बजट के ऊपर में जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। खास करके बजट का पहले अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद अपनी बातें रखने का प्रयास करें। ठीक है, मैं तनु के पास आऊं उससे पहले, क्योंकि हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत अच्छे से उन्होंने कई बजट्स देखे हैं। तो इस बार का बजट जिस पर दावे किए जा रहे हैं और जिस पर आरोप लग रहा है, सुरेंद्र स्वामी जी सीधे आपके पास आ रही हूँ, क्या वाकई जो बातें सरकार कह रही है कि ये समावेशी बजट है, और जैसा कि हम भी कल से लगातार बजट के एक एक पहलू को देख रहे हैं, किसी कहा जाता है ना कि थाली जब परोसी जाती है तो हर चीज का एक प्रपोर्शनेट होता है, व्यक्ति क्या कितना खा सकता है उसका एक प्रपोर्शन होता है, उस प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बजट तैयार किया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस प्रपोर्शन में भी किसी एक चीज को इतना ज्यादा रख दिया गया है जिससे दूसरे का प्रपोर्शन गड़बड़ हो रहा है। क्या वाकई ये सहारे, जिनके सहारे सरकार चल रही है, उनको खुश करने वाला बजट है, या आप मानते हैं कि ये समावेशी है? नहीं, देखिए, बजट तो पूरे देश की ग्रोथ के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही मेन इश्यू होता है पूरे डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की तरक्की के लिए। उसमें 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रोविजन है पूरे देश के सभी राज्यों के लिए। अब उसमें से अगर आप बिहार और इनका 70,000 करोड़ रुपया निकाल दें जो इनको दिया गया है बजट में, तो बाकी क्या बजट किसके लिए है? क्या वो बजट बाकी राज्यों के लिए नहीं है? उन्होंने पढ़ा नहीं है, बोला नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बोला है, लेकिन अगर बजट पढ़ेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाए। नहीं, वो कहते हैं तो कट कॉपी पेस्ट कर दिया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को। ये है कि मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता हूँ कि ये कांग्रेस का कट पेस्ट बजट है, बिल्कुल भी नहीं है। और निर्मला जी को थैंक्स है कि उन्होंने उनके मैनिफेस्टो को कट पेस्ट नहीं किया, नहीं तो ये देश का दिवालिया निकल जाता। अगर उनके मैनिफेस्टो को लेकर के ये बजट बनाते तो ये देश दिवालिया हो जाता, सड़क पे आके खड़ा हो जाता, जिस प्रकार से उसमें इन लोगों ने प्रोविजंस सजेस्ट किए थे। तो ये कोई कट पेस्ट नहीं है, इसका कोई उससे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेना देना नहीं है। अब वैसे तो आप सभी कहेंगे भाई हम तंदूरी खाएंगे, तो बोले जी हमने भी तंदूरी कही, आप भी तंदूरी कह रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है कि भाई हमने एंजल टैक्स लिखा था, हमने ये लिखा था, हो गया। बजट एज सच कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष की परिस्थिति क्या है। विपक्ष जो है, पॉलिटिकली मैं अब बात कर रहा हूं कि इनके अरमानों पर कुठाराघात हो गया। जब से रिजल्ट आया है इनको ये उम्मीद थी कि पहले तो ये सरकार ही नहीं बनेगी तो ओथ से पहले ही गड़बड़ होगी। अगर किसी तरह ओथ हो गई है तो फिर अब इनके बंटवारों में जो सहयोगी हैं उनको जो पोर्टफोलियो दिए जाएंगे उनको लेके दिक्कत होगी, और अब कुछ नहीं तो बजट में दिक्कत होगी। अभी अखिलेश जी गए, कह रहे थे सरकार गिर जाएगी, ममता जी कह रहे थे गिर जाएगी, कांग्रेस कह रही है गिर जाएगी, और ऐसा हुआ है कि उधर नीतीश जी बम है, इधर आंध्र प्रदेश में टीडीपी बम है। तो अब ये क्या करेंगे? अब इनको 5 साल विपक्ष में बैठना है। इनको ये समझ में आ गया कि जो इन्होंने अरमान पाले थे वो अरमान अब धराशायी हो गए, और ये विपक्ष में ही इनकी नियति है अब बैठने की। ये सरकार नहीं गिरने वाली। तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हैं और इसीलिए ये परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जो बातें कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, हमने चुनाव के दौरान भी ये देखा है कि विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया, और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। जब परसेप्शन बनाया जाता है तो उसका खामियाजा कुछ हद तक भुगतना पड़ता है। सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, भारतीय जनता पार्टी नीट एनडीए की सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीट्स का लॉस हुआ था, परसेप्शन विपक्ष ने बनाया था। अब बजट को लेकर विपक्ष जिस तरह का परसेप्शन बना रहा है, क्या आने वाले समय में जिन स्टेट्स में चुनाव होने हैं, क्या इस परसेप्शन का कोई प्रभाव पड़ सकता है? इस बात को भी जानना जरूरी है। जानेंगे अपने अतिथियों से, चलेंगे अपने गेस्ट पैनल के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
तो बजट को लेकर राजनीति चरम पर है। समावेशी बजट या फिर कुर्सी बचाओ बजट, बजट पर विराग विरोध जारी है। आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए, जैसा मेरा ब्रेक से पहले रमाकांत जी, मेरा सवाल आपसे सीधे है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, और विपक्ष ने जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति बनाने की का प्रयास किया, उसका कुछ ना कुछ खामियाजा आप लोगों ने भुगता जरूर है। नंबर्स कम हुए हैं। जिस तरीके से बजट को लेकर अब ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बजट को गो थ्रू तो हो लीजिए, यहाँ बिना पढ़े बस राग विरोध जारी है। आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन आने वाले चुनाव में आपके लिए चुनौती खड़ा कर सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारा पिछले 4 जून को आया था, वो कहीं ना कहीं परसेप्शन के ऊपर ही आधारित था। और आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश हो या अन्य स्टेट, जहां पर हमने अपेक्षा से अधिक, वहां पर हमने जो अपेक्षा रखी हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर हमको जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो परसेप्शन विपक्षियों ने बनाया था, ये उसी का रिजल्ट था। अब देखिए, खास करके बजट के ऊपर में जिस तरह से मैं कह रहा हूं, जो कि आज देश के अंदर में ये एक विजनरी गवर्नमेंट है, और जो ये ग्रोथ ओरिएंटेड, जो मैं बार बार कहता हूं, जो कि ये सर्वसमावेशी तो है ही, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड है। इससे सरकार के विजन को स्पष्ट करता है। 2047 तक जो हमने कह रखा है, जो कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और जो हमने कह रखा है, जो कि ये जो 10वें अर्थव्यवस्था जो हमने देखा था 2014-15 के अंदर में, आज हम 5वीं हैं, और तीसरे के ऊपर में हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। जो मुझे लगता है साल बहुत हो गया, मैं कह रहा हूं 6 महीने साल भर के अंदर में आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर में भी हम अपने आप को परचम लहराएंगे विश्व के अंदर। ये सारे चीज दिखाता है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं दिखा रही है जो कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा प्रोजेक्शन है, ये जनता के सामने उन्होंने रख दिया। एक चीज समझा दीजिए, 10 सालों से आपकी सरकार है, विजन की आप बात करेंगे, ठीक है, वो विजन दिखाई देता है, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों की आपकी सरकार ने कदम उठाए हैं जो वाकई काबिल तारीफ है, उसकी सराहना हर जगह होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से, चाहे युवाओं की बात हो या किसानों की बात हो, कई मुद्दों पर आपको बैकफुट पर आना पड़ा है। बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? फिर मैं कहूंगी कि क्या सरकार की दृढ़ इच्छा तो समझ में आती है, लेकिन डिलीवरी का जो बार बार कहा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से कि डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो डिलीवरी क्या नहीं हो पाई, जिसकी वजह से विपक्ष को मौका मिलता है? डिलीवरी में कमी क्यों रह जा रही है? क्यों नहीं आप अभी तक पूरा जो 100% का विश्वास होता है जनता का, वो 100% क्यों नहीं हासिल कर पा रही है? 99.9% पर क्यों सुई अटक जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि डिलीवरी का बहुत महत्व रखता है, खास करके राजनीति के अंदर में। और वो डिलीवरी अगर कहीं ना कहीं हमें लगता है हम उसमें पिछड़े हैं, तो वो आपने देखा जो किस तरह से 4 जून का रिजल्ट था। निश्चित तौर पर सरकार इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रही है। देखिए, हर एक जो पार्टियां हैं अपने हार और जीत के बाद मंथन करती है, और हम देख रहे हैं जो कि किस तरह से हमने मंथन भी किया है, उसके पास जो बात जो निष्कर्ष निकलती है, हम उसके ऊपर में भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे पहले जो हमारा मोटो है, हमारा जो फोकस है, वो कैसे विकसित राष्ट्र बने। और हमारे 140 करोड़ जनता की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें लगता है जो कि कैसे उनको सशक्त बनाएं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे रोजगार की दृष्टि से, और इस देश को कैसे अग्रणी भूमिका निभाने में हम अपने आप को कैसे इसमें अपने आप को समर्पित करें, ये हमारा कहीं ना कहीं प्राथमिकता होती है। और निश्चित तौर पर हम इसके ऊपर में भी काम करेंगे, चाहे विपक्षी दल भले ही अपनी तरफ से कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, लेकिन हमारा सबसे पहला मोटिव है राष्ट्र प्रथम, और उसके ऊपर में ही हम काम ठीक है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सरकार काम कर रही है। लेकिन तनु, विपक्ष की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा करता है, और सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की ये भूमिका होती है। लेकिन भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। अगर वो भूमिका डिस्ट्रक्टिव होने लगे तो विपक्ष सवालों के घेरे में आता है। आप फिर से संसद में बजट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोग नीट को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहे थे। नीट आप रीनीट होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, रीनीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आपकी तरफ से, यानी विपक्ष की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ देश को बरगलाने की, भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर नीट जैसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आता है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, रीनीट नहीं होगा, मतलब कि विपक्ष
अपनी भूमिका नकारात्मक तरीके से दिखा रहा है, ऊर्जा गलत चीजों की तरफ लेकर जा रहा है। तनु जी, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर नीट की परीक्षा पे घपला हुआ है तो एक अनपढ़ डॉक्टर बने, उससे अच्छा है कि डॉक्टर बने ही ना। अगर एग्जाम नहीं हो सकते तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन एग्जाम नहीं हो सकता तो फिर इसमें जो जिन लोगों ने तैयारियां की थी पैसे फूके उनका क्या होगा मैम, ये पूछना चाहती हूँ। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, तथ्यों और प्रमाणों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मेरा प्रश्न इस उदाहरण से देकर आप तक प्रश्न पहुंचाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था कि क्या विपक्ष वाकई सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है। आप नीट पर बोलते रहे, नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। अब आप बजट पर लगातार नेगेटिव नैरेटिव अगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे जरूरी है कि पूरा गो थ्रू हो जाया जाए बजट को। बार बार सरकार ये कह रही है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए। देश के इकोनॉमिस्ट, जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बजट गतिमान बजट है, गति देने वाला, देश के विकास को गति देने वाला बजट है। तो फिर क्यों विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है? देश के टॉप इकोनॉमिस्ट तो किसी पार्टी के नहीं होंगे ना। अगर ये बजट देश की जनता को फायदा पहुंचा रहा होता तो देश की जनता इस पर सवाल नहीं उठा रही थी और विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा था। विपक्ष कैसे सवाल उठा सकता है? एक नॉलेजेबल पर्सन एक पार्लियामेंट में बैठता है। आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी पिछली बार इन्होंने बजट बोले थे उससे कम आवंटन किया है, क्यों? ये जो वादे करते हैं ये वो भी पूरे करते हैं। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा था, शुभेंदु अधिकारी कहना जिसने हमारा विकास किया हम उसका विकास करेंगे, तो इन्होंने उसका भी विकास नहीं किया। जिन राज्यों ने इनको ज्यादा वोट दिए उन राज्यों को छोड़कर के बिहार को ज्यादा बजट दे रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। इन्होंने पिछली बार भी जो बजट कहा था, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उससे आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया ना, बजट में तो पश्चिम बंगाल का भी प्रावधान है। बजट में तो पश्चिम बंगाल को भी मिला हुआ है 91,764 करोड़ रुपए बजट में मेंशन है। ये पश्चिम बंगाल में तो नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र की आप बात करें, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में भी साफ तौर पर लगभग 77,000 करोड़ का पैकेज यहाँ पर भी दिया जा रहा है, यहाँ पर भी बजट में प्रावधान है। महाराष्ट्र में भी नहीं सरकार है, तो फिर भेदभाव वाला बजट कैसे हो गया? तो जिन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों ने जिता दिया, जिन राज्यों ने जिता दिया, तो जिन राज्यों ने जिता दिया, दिल्ली की आपने बात की, मैं दिल्ली के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि दिल्ली में भी खासतौर से बजट में प्रावधान किया गया है। दिल्ली को भी बजटीय आवंटन में 1,168 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए भी खास प्रावधान है। दिल्ली के विकास के लिए 220 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। और क्या चाहिए फिर बजट में? बजट में सारे राज्यों का जिक्र तो होगा ही ना मैडम, बजट तो सबको देंगे ही, लेकिन बात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सारे राज्यों का तो यहाँ पर कि उनका ना होगा ही, आवंटन होगा ही, तो सारे राज्यों को दे तो दिया गया है। तो फिर आप लोग क्यों बिहार और आंध्र प्रदेश पर आपकी सुई अटकी हुई है? इसका मतलब कि विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है। तनु, विपक्ष मैम नेगेटिव नैरेटिव कैसे बनाएगा? राहुल गांधी जी जब सदन में सवाल पूछते हैं तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम पेपर लीक का मुद्दा, कृषि का मुद्दा, का कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उस पर ये लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? तनु, आप युवा है आप, और इस देश का भविष्य भी है, और मैं सभी युवाओं से एक अनुरोध करूंगी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। आप युवा हैं, देश का भविष्य है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अभी आप, क्योंकि आप लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जो आपके सीनियर लीडर्स हैं वो पढ़ा देते हैं, आप लोग उसी ढर्रे पर चल निकलते हैं। कम से कम आप इस पूरे बजट को पढ़ लीजिए। आप एक तरफ कहते हैं कि राज्यों को तो बजट में शामिल किया ही जाएगा, दूसरी तरफ आप सिर्फ 2 राज्यों का जिक्र करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं आपकी नेता को बोलने नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को आईना दिखा देता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जितने भी युवा प्रवक्ता है या युवा नेता है, युवा है, उनको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करके रखना चाहिए। सुरेश स्वामी जी, जल्दी से लास्ट एक सवाल का आंसर आपसे ले लेती हूँ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट जो होता है वो किसी भी देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और इसमें निश्चित रूप से समावेश करना चाहिए हर एक वर्ग का, हर एक राज्य का, हर एक व्यक्ति का, हर एक हिस्से का। समावेशी बजट तो है, लेकिन एक सवाल तो ज्वलंत है सुरेंद्र स्वामी जी कि 10 सालों से ऐसा ही बजट हमने देखा। एग्रो बजट देखा हमने, इंडस्ट्रीज बेस्ड बजट भी देखा हमने, गरीब कल्याण के लिए भी बजट देखा है इन 10 सालों में, लेकिन काफी हद तक कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता तो विपक्ष को मौका मिल जाता है। आपको लगता है कि इस बजट में भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सरकार के सामने कुछ चुनौतियां होंगी?
इम्प्लीमेंटेशन कहाँ नहीं हो पता। इम्प्लीमेंटेशन तो राज्यों को करना है, जो प्रोजेक्ट राज्यों को दिए जाएंगे वो राज्य करेंगे, जो केंद्र को करने वो केंद्र करेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू ही नहीं है। जिस बात को आप कह रहे हैं वो बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर के अलग अलग राज्यों में कहीं छोटी मोटी गड़बड़ियां होती हैं, बजट तो सारे इम्प्लीमेंट ही होते हैं, तो ये इशू नहीं है। जो आप बात कह रही थी कि नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव कहाँ बना रहे हैं? ये यहाँ कह रहे हैं कि आप बिहार आंध्रा को दे रहे हैं, बिहार में जाइए वहाँ यही लोग कह रहे हैं कि बिहार को तो झुंझुनू दे दिया, कुछ दिया ही नहीं। तो कौन सी बात सही है? जो बिहार में कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुनू दे दिया वो सही है, या जो यहाँ दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि भाई बिहार और आंध्रा को ही दिया है वो सही है? कोई नैरेटिव नहीं बनता है, पब्लिक सब समझती है। इनकी मुश्किल ये है कि इनको ये बात समझ में आ गई है कि अब कोई नैरेटिव चलेगा नहीं, दूसरी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक जो डेवलपमेंट की बातें हैं, अब आप आंध्रा की बात लीजिए, मैं उस समय बिहार का तो आप क्या बताएंगे। आंध्रा जब बना था, जब आंध्रा राज्य बना था तो एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, वो कौन लाया था? किसने बनाया था? आंध्र प्रदेश कांग्रेस यूपीए ने बनाया था। यूपीए। तो चंद्रबाबू नायडू की क्या डिमांड थी कि भाई जब आपने हमें अलग राज्य बनाया तो उसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपने जो हमसे प्रॉमिस किए थे, कमिटमेंट किए थे, वो पूरे कर दीजिए। बिल्कुल, इतनी तो बात है, इतनी बिल्कुल। तो उन प्रॉमिसेस को अगर पूरा किया जा रहा है तो एक तरह से जो मांग थी उसे पूरा किया जा रहा है। फिर परसेप्शन क्यों? थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने हमारे लिए समय निकाला। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए रण क्षेत्र ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष इस देश में लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्ष को भूमिका सकारात्मक रखना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना वाकई ये लोकतंत्र की मजबूती को कमजोर करता है। विपक्ष कम से कम इसका आकलन जरूर करे। धन्यवाद फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।